नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश से चीनी सेना द्वारा भारतीय युवक के अपहरण को लेकर अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि मीराम तारोंग को खोजने के लिए चीनी सेना से मदद मांगी गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस बारे में जानकारी मिलने पर भारतीय सेना ने तुरंत PLA से हॉटलाइन से संपर्क करके उनकी मदद मांगी। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका पता लगाने और उन्हें वापस करने के लिए PLA से सहायता मांगी गई है। बता दें, बीजेपी सांसद तापिर गाव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी और केंद्रीय एजेंसियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय युवक के चीनी सेना द्वारा अपहरण के दावे पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोंग के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। PM की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी और कांग्रेस ने मांग की है कि मणिपुर में मतदान की 1 तारीख को बदल दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने धार्मिक कारणों का हवाला दिया है। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि 27 फरवरी को रविवार है और ये दिन ईसाई समुदाय के लिए धार्मिक महत्व का है। कांग्रेस के नेता निंगोम्बम भूपेंद्र मैती ने कहा कि रविवार का दिन ईसाइयों के लिए बेहद पवित्र है और वे इस दिन चर्च जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस तारीख यानी 27 फरवरी पर विचार करे और रविवार के दिन के अलावा किसी भी दिन को लेकर कोई समस्या नहीं है। समुदाय विशेष के नरसंहार के आह्वान पर और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की जमानत अर्जी CJM कोर्ट ने खारिज कर दी है। यति नरसिंहानंद को हरिद्वार पुलिस ने 15 जनवरी को सर्वानंद घाट से गिरफ्तार किया था, जहां वो 13 जनवरी को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठा था। त्यागी का भी नाम अभद्र भाषा के मामले में था। बता दें, यति नरसिंहानंद सुप्रीम कोर्ट और सेना को लेकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुका है। चर्चित डॉक्टर कफील खान के गोरखपुर वाले घर में पुलिस भेजी गई और उनकी बुजुर्ग मां को धमकाया गया, लेकिन अब गोरखपुर पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि डॉक्टर कफील खान हिस्ट्री शीटर हैं, इसलिए पुलिस गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी के शासनकाल में डॉक्टर कफील खान को परेशान किए जाने का इतिहास है। डॉक्टर कफील खान इस समय केरल में अपनी किताब का प्रमोशन करने के लिए गए हुए हैं। ये किताब गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के बिना बच्चों की मौत और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने, योगी का उनके लिए पूर्वाग्रह रखना आदि बातें इसमें लिखी गई हैं। डॉक्टर कफील खान ने उनके गोरखपुर वाले घर में पुलिस जाने का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद हमारे घर में पुलिस गई और वहां मेरी बूढ़ी माँ से अभद्र भाषा में बात की। कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर रोक को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिक्षा राज्य मंत्री BC नागेश का कहना है कि हिजाब पहनना अनुशासनहीनता है। हालांकि मंत्री नागेश ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने एक ड्रेस कोड तय नहीं किया है, लेकिन विरोध करने वाले छात्राओं से फिर भी नियम का पालन करने का आग्रह किया। मंत्री के बयान के बाद कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वो पिछले 3 हफ्ते से हिजाब के समर्थन में आंदोलन कर रही हैं। छात्राओं ने कहा कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसे यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। बता दें, करहल में 1993 से हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अगर 2002 से 2007 के बीच 5 साल को छोड़ दिया जाए, इस बीच भाजपा ने इस सीट पर बाजी उलट दी थी। इस सीट पर फिलहाल सोबरन यादव विधायक हैं। बता दें, बीजेपी लगातार अखिलेश पर इस बात का दबाव बना रही है कि वो खुद सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पूरी पार्टी के चुनाव प्रचार की बागडोर अकेले अखिलेश के हाथ में है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। अखिलेश ने इसके साथ ये भी कहा कि उनकी पार्टी जो कहती है वो करती है, उनकी कथनी और करनी में अंतर नजर नहीं आएगा।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की चेहरा प्रियंका मौर्य आज बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक और मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले अपर्णा यादव भी बीजेपी में जा चुकी हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके जवाब में उनको शुभकामनाएं दी थीं और बीजेपी का धन्यवाद किया था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी का धन्यवाद है कि वो उनको टिकट दे रहे हैं जिनको हम भी नहीं दे पा रहे। साथ ही ये भी कहा कि नेताजी ने उनको समझाने की कोशिश की थी। वहीं प्रियंका मौर्य को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने टिकट वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 घंटे में परिवार के दूसरे सदस्य के बीजेपी में जाने पर कहा है कि सपा का बोझ कम करने के लिए बीजेपी को धन्यवाद। यादव ने आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बीजेपी को खुश होना चाहिए, वे हम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। कम से कम वे हमारे परिवार में परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अखिलेश समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता के दल बदल के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। चंद्रशेखर एक बार पहले भी कह चुके हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनको उन्हीं की सीट से चुनौती देंगे। अब जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान कर दिया है तो चंद्रशेखर की पार्टी ने भी औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया। बता दें, चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने के बाद चुनाव में अकेले दम पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कुछ सीटों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गुरुवार को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उसने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं दिया है। उत्पल पर्रिकर पणजी सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्पल पर्रिकर को पार्टी में आने और चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो मनोहर पर्रिकर का बेहद सम्मान करते हैं और गोवा के लोग इस बात से दुखी हैं कि बीजेपी ने यूज एंड थ्रो की नीति अपना रखी है। यहां तक कि पर्रिकर परिवार के मामले में भी उसने ऐसा ही किया है। मनोहर पर्रिकर 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे और देश के रक्षा मंत्री थे। पर्रिकर 25 साल तक पणजी सीट से निर्वाचित होते रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रह्म कुमारी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है और इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से कार्यक्रम में जो संदेश दिया जाएगा वो कोने कोने तक पहुंचेगा। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव मजबूत हो, इसकी जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है, उनसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सब की इच्छा है। गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर शांति और विकास होगा। इस दौरान मोदी उनकी बातों को सुन रहे थे। अदालत ने मेडिकल परीक्षा नीट में अपने 27% ओबीसी आरक्षण को आज फिर से सही ठहराया है। यह आदेश राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आया। कोर्ट ने 7 जनवरी को एक छोटे से आदेश के जरिए मेडिकल सीटों पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। हालांकि उसने इसके लिए विस्तृत कारण नहीं बताए थे, लेकिन उसने आज के आदेश से सारी बातें साफ की हैं। मेडिकल परीक्षा में आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। अदालत ने कहा कि मेरिट को एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मौजूदा दक्षताओं का मूल्यांकन प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन वे किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमता और संभावनाओं को नहीं दिखाते हैं, जो व्यक्ति के अनुभवों, व्यक्तिगत चरित्र आदि से प्रभावित होते हैं। परीक्षाओं में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ भी प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, जो कुछ वर्गों को मिले हुए हैं और इन परीक्षाओं में उनकी सफलता में योगदान देते हैं। बता दें, विशेष पाठ्यक्रमों में आरक्षण का आमतौर पर विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे पाठ्यक्रमों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण देने से मेरिट प्रभावित होती है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।